एचडीएफसी लिमिटेड सेल कॉल रहेगा और दीपक एनटीआर बाय रहेगा। एचडीएफसी लिमिटेड एक सेल कॉल, दीपक नाइट्राइट खरीदारी करने के बाय और एक सेल साइड के आइडिया के साथ सालों के साथ जाते हुए। सेठ साहब कैसा लगा भाई मार्केट अब तक? 10 के अंदर ट्रेड्स कौन से? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी। आशीष जी थोड़ा सा कंट्रेरियन व्यू है यहाँ पे। मैं लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहूंगा इन्फोसिस में। डेली चार्ट का स्ट्रक्चर देखे, आई मीन आवली चार्ट का स्ट्रक्चर देखे तो वहां पे एक रिवर्सल पैटर्न नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक में अपटेक आ सकता है इन द शॉर्ट टर्म। करंटली इसका प्राइस 1389 का है। स्टॉप लॉस रखूंगा 1370 का। पहला टारगेट रहेगा 1405 और दूसरा टारगेट रहेगा 1420 का। दूसरा स्टॉक आशीष जी जो मेरे को पसंद आ रहा है वो थोड़ा डिफेंसिव रहेगा। ब्रिटानिया में हमने ब्रेकआउट देखा था और ब्रिटानिया अभी भी अपने आप को होल्ड कर रहा है, तो ब्रिटानिया में एक बाई की सलाह है। 3831 कैश 3831 कैश में प्राइस है। 3790 का स्टॉप लॉस रखूंगा और लगभग 3900 के मेरे टारगेट्स रहेंगे ब्रिटानिया में। ओके, आप काउंटर जा रहे हैं, आप डिफेंसिव की तरफ थोड़ा अपना झुकाव रख रहे हैं अमित जी। 3833 पे एंड इन्फोसिस। अच्छा, एक बात आपकी बिल्कुल सत्य है और इसमें कोई दुराय नहीं है कि निफ्टी आईटी में कल भी डाइवर्जेंस था और आज भी है। आज भी निफ्टी आईटी 27,020 के स्तर पे डे हाई की ट्रिजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। तो आज और कल बाजार की वीकनेस में निफ्टी आईटी ने रत्ती भर कंट्रीब्यूट नहीं किया। चलिए इन्हीं कुछ रोचक पहलुओं पर, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे, बाजार पर अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बिग मार्केट वॉइस की कड़ी में श्री मनीष तांगी साहब मौजूद हैं, निवेशक और सलाहकार। मनीष जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और आप सर जब स्क्रीन पे अपीयर हो रहे हैं ना, तो इस वक्त एक थोड़ी सी पैनिक की स्थिति स्क्रीन पे विजिबल है। चाहे वो यूएस मार्केट हो जो कि क्रिटिकल लेवल्स को वॉलिड कर चुके हैं आफ्टर सब्सटेंशियल रेट हाइक्स, और अब दूसरी तरफ एक बार रशिया यूक्रेन टसल फिर एक बहुत ही क्रिटिकल निर्णायक मोड पे आ चुका है। पिछले 3 महीने में एक डाइवर्जेंस रहा सर यूएस मार्केट में और इंडियन मार्केट्स की प्राइस परफॉर्मेंस में। क्या वो डाइवर्जेंस, क्या वो जो डिफरेंशियल क्रिएट हो गया था, अब वो भरने का वक्त आ गया है? हम भी ग्लोबल मार्केट से अपनी जो पैरिटी है उसको अब एस्टेब्लिश करने जाएंगे? आपको क्या लगता है सर? गुड मॉर्निंग। तो बेसिकली अगर एक छोटा सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं निफ्टी और S&P 500 का 2 साल के रोलिंग रिटर्न का, तो करीबन 85% आता है। उसको थोड़ा सा लंबा कर देंगे तो 90% हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा कोरिलेशन है, which basically tells you कि जब जब ये डीकपलिंग वाला नैरेटिव बनता है वो मोर और लेस लाइकली दैट वो गलत ही होता है। 2007 में भी अगस्त 2007 के अंदर यूएस पीक हो गया था, 6 महीने तक हमारा तोड़फोड़ तेजी हुआ था, लेकिन उसके बाद में हम भी उतने ही गिरे थे जितने यूएस गिरे थे। तो मेरे ख्याल ये कि जिन वजहों से यूएस गिरता है और उसके साथ में जो होता है कि डॉलर टाइटन हो जाता है, और खास करके अभी तो फाइनेंशियल कंडीशंस भी बहुत टाइट हो रही है, तो इस माहौल में जो बाहर से जो चीजों को देखता है, मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, वो पिछले 6-8 महीनों से 10 महीनों से यही चीज देख पा रहा है कि इसमें रिस्क या इक्विटी का बहुत अच्छा करना बहुत मुश्किल है। तो जब जब बहुत कोई यूनिक सा ट्रेड प्ले आउट होता है, जैसे पिछले 2 महीनों में हुआ है कि इंडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरीली आउट परफॉर्म किया है, तो उसके अगेंस्ट बेट करना इज फ्रॉम ए प्योरली रिस्क एडजस्टेड स्टैंड पॉइंट एक बेटर ट्रेड होता है बनस्पत की उसमें मोमेंटम खेलना। अच्छा सर, एक और चीज़, आई मीन अब हम 2-3 अगर आप देखें पर्सपेक्टिव से इस बाजार को देख सकते हैं, इंडियन मार्केट्स को। पिछले 3 महीने की स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली पार्टिसिपेट किया बैंकिंग ने, एनबीएफसीज ने काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया, केमिकल्स ने अगर आप देखें बहुत अच्छा मूव दिया। लेकिन यूएस मार्केट और नेस्डेक की प्राइस परफॉर्मेंस को चेज़ किया हमारी इंडियन आईटी ने। हमारे बहुत से लोग जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं इस वक्त आईटी में निवेशित हैं, थोड़ा सा उनका मनोबल टूटा, बैकफुट पे आया, वो भाई बाजार चल रहा है, ये क्यों नहीं चल रहा है? अभी आपको क्या लगता है, मैं निफ्टी आईटी जिस ट्रेजेक्ट्री में, या फिर निफ्टी की कंपनी सॉरी आईटी कंपनियां जिस ट्रेजेक्ट्री में है, ये क्या जोन है? यहाँ से और कितना पेन बाकी है, और या फिर ये प्राइस रिवॉर्ड ज्यादा रखता है सर, आपकी राय? आईटी जो है वो एक ग्लोबल सिक्लिकल है, जो सेमाई हो जाए या जनरल इंफॉर्मेशन टेक बिजनेस हो जाए, या फिर जो यूएस आईटी है, जो प्रोडक्ट कंपनीज है, वो एक जो ग्लोबल सिक्लिकल बिजनेसेस बन गए हैं। तो उनका रिलेशन एक लोकल इकोनॉमी से बहुत कम होता है, और इसकी वजह से जब जब नैस्डेक या
कोरियन मार्केट्स गिरते हैं, ताइवान मार्केट गिरते हैं, तो हमारा आईटी उसमें पार्टिसिपेट करता है, बिकॉज वो प्ले इंडियन इकोनॉमी पे नहीं है, बनस्पत इसके वो प्ले है पूरे दुनिया की इकोनॉमी पे। तो वहां तो बॉटमिंग तभी होगा जब आप यूएस के मार्केट्स, कोरियन मार्केट्स को बॉटम होते देखेंगे, जिसका आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि नहीं, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बड़ा करेक्शन हो चुका है। जिस तरह के मार्जिन वहां की फर्म्स बनाती हैं, उस हिसाब से आज अर्निंग्स, पी मल्टीपल्स और पीबीज जो है वो काफी अच्छे जोन में है, लेकिन अभी तक मोमेंटम और इन्वेस्टर पोजिशनिंग इंप्रूव नहीं हो रही है, और उसकी वजह से यू हैव टू बी केयरफुल। उसका जस्ट उल्टा जो है वो बैंकिंग और फाइनेंस है, जो प्योर लोकल इकोनॉमी की प्रॉक्सी है। और सेम चीज अगर मैं आपको बताऊं, 2007 में भी सबसे अच्छा बैंकिंग ही किया था। अगस्त 2007 से जनवरी 8 के अंदर करीबन 50% बैंकिंग ऊपर था। तो वो मोर और लेस ट्रेड प्ले आउट हो रहा है कि हमारी लोकल इकोनॉमिक कंडीशन ठीक ठाक है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स साफ सुथरी हैं, और बैंकों का ठीक ठाक ग्रोथ भी आ गया है, हालांकि बहुत बड़ा ग्रोथ वो इन्फ्लेशन की वजह से है। तो इसकी वजह से बैंकिंग, एक लोकल इन्वेस्टर की एपेटाइट जो है बैंकिंग की तरफ ज्यादा है, क्योंकि वो उसके माहौल को वो रीड कर पा रहा है कि नहीं, यहाँ पे सब चीज ठीक है और यहाँ ग्रोथ भी अच्छी है और नुकसान भी कम होगा, मतलब एनपीएस नहीं होंगे। तो ये डाइवर्जेंस का रीजन जो है वो लोकल वर्सेस ग्लोबल इकोनॉमी का डाइवर्जेंस है। अब इसका उल्टा ट्रेड कब होगा? वो तभी होगा जब आईटी के लिए तो सबसे बड़ा ट्रेडमार्क ये होगा कि फेड पिवट कर दे, कि नहीं, हमारी आज प्रायोरिटीज जो है वो ग्रोथ पे वापस फिर से आ गई हैं, बनस्पत इसके कि इन्फ्लेशन जिसको हम आज टारगेट कर रहे हैं। तो जब तक वो पिवट नहीं आता है, तब तक लोकल आईटी का भी बॉटम आना मुश्किल है। इंटरेस्टिंग। मनीष सर, हाय, गुड मॉर्निंग। ये आपने पिवट की बात छेड़ दी, वो सारा कैलकुलेशन तो गड़बड़ा ही गया। लास्ट पॉलिसी से पहले सब मान रहे थे कि नवंबर तक स्टेप डाउन कर देगा फेड अपने एग्रेसिव रेट हाइस को। कुछ लोग तो कह रहे थे 23 में रिसेशन आएगा, सेकेंड हाफ में हो सकता है कटौती आनी शुरू हो जाए। ऐसा तो कुछ फेड टेबल पे रख ही नहीं रहा, 2024 तक तो ये सिनेरियो बन ही नहीं रहा। तो ये आईटी, मतलब ये फिर ट्रेड ऐसे ही प्ले आउट होता रहेगा क्या? बैंक्स का आउट परफॉर्मेंस आगे भी कंटिन्यू होना है? ये आपने जो कहा ये सब प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अभी भी ऐसे ही लगता है कि बैंक यहां से भी फर्दर आउट परफॉर्म कर सकते हैं, आईटी अभी भी ऐसे ही पस पड़ा रहेगा? आशीष, ऐसा है कि मतलब इस तरह के माहौल में कॉन्ट्रा प्ले करना बेहतर होगा अगर रिस्क को आपको एलोकेट ही करना है। तो एक तो पहला व्यू तो है कि आप अपने $100 की पोजीशन अगर आप अमूमन चलाते हैं तो अभी शायद आप $20-30 ही चलाएं। तो पहला रिकमेंडेशन तो एक इन्वेस्टर को ये रहेगा कि आप टोटल रिस्क इस मार्केट में, इस माहौल में जब चारों तरफ इतनी तहस नहस है, तो कम चलाएं। और इस बात को भी समझें कि जो टीना, जिसकी वजह से पिछले 10-12 सालों के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लो बना था दुनिया में, कि और कोई उपाय नहीं है कि 0% इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप करेंगे क्या, कुछ कहीं भी छोटी मोटी ग्रोथ मिलती हो तो उसको खरीद लें। तो इसके लिए वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव हो गई थी, लेकिन आज वो 2 साल का यूएस ट्रेजरी 4% पे मिल रहा है आपको। तो वो जो टीना है वो आज प्ले आउट नहीं होगा। तो इसकी वजह से अब ये रिवर्सल, इन्वेस्टर पोजिशनिंग का रिवर्सल या फ्लोज का रिवर्सल तभी हो पाएगा जब मार्केट में स्टेबिलिटी हो, बॉन्ड मार्केट्स के अंदर स्टेबिलिटी हो। और हिंदुस्तान के मार्केट के अंदर आप यूनिकली कंस्ट्रक्टिव तब हो पाओगे जब 10 साल हमारा जो क्रूड है वो अभी भी इस माहौल में भी $90 के आसपास है। तो अगर वो $65-70 हो जाए तो फिर आप ये प्ले कर सकते हो कि इंडिया का मैक्रो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली अच्छा हो जाए, और उसकी वजह से आप शायद इंडिया के बैंक के ऊपर पाइल ऑन कर पाओ। लेकिन अगर क्रूड 90 के आसपास रहे और फाइनेंशियल कंडीशंस यानी कि यूएस ट्रेजरी 2 साल का 4% के आसपास रहे, तो मैं आपको और आपके दर्शकों को इस वक्त आगाह करना चाहूंगा कि नहीं, ये एब्सोल्यूट रिस्क दिलाने का समय नहीं है। तो आप बैंक में भी आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाए, क्योंकि बैंकों का भाव काफी ऊपर आ चुका है और वैल्यूएशन अब ठीक ठाक है, आप उसको बहुत चीप नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक है, ये कॉशियस अंडरटोन है मनीष सर की बढ़िया तरीके से। और टीना फैक्टर वो था, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, हम ही हैं इमर्जिंग मार्केट्स में, इसके साथ दिक्कत उसके साथ दिक्कत। तो जो हम लोग आउट परफॉर्मेंस की बात करते थे, लोग जस्टिफिकेशन देते थे हमारे साथ, हमारा वक्त तो विकल्प ही नहीं है। पर इवेंचुअली ऐसा नहीं होता कि आउट परफॉर्मेंस हम डीकपल होके चलते चले जाए, ये साथ में इन टैंडम मूव होता है। मनीष सर क्लियरली हाईलाइट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हो सकता है थोड़ा माइनर आउट परफॉर्मेंस अभी आ गया होगा, पर ये मूव फिर करेक्ट भी होते हुए नजर आएंगे। मनीष सर, ये आप डॉलर इंडेक्स कई बार मेंशन कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने भी अभी स्क्रीन पर डॉलर इंडेक्स दिखाया 111 प्लस के लेवल्स। क्या रीडिंग है ये? प्योरली सेफ हेवन अपील है और वो सेफ्टी की तरफ पैसा फ्लो हो रहा है?
सिर्फ इसीलिए इस तरह की स्ट्रेंथ डॉलर इंडेक्स दिखा रहा है या देयर इज मोर टू इट मनीष? आशीष, 2-3 चीजें हैं। अगर कोई करेंसी जब अच्छा तब करती है आशीष, जब बेसिकली एक की वहां की इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल ज्यादा हो। तो वो है कि आज यूएस और जर्मनी और यूएस और जापान के बीच में इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इतना ज्यादा हो गया है कि ऑफ कोर्स जो फ्लो है मनी का वो उसी देश में जाएगा जहां पे रेट ज्यादा हो। दूसरा है कि ग्रोथ डिफरेंशियल, कि आज यूएस जो है वो कंप्लीट रिकवर हो चुका है और इनफैक्ट ओवरहीट हो गया है अच्छी खासी इन्फ्लेशन के साथ में। ऐसा चीज नहीं है बाकी सारे देशों में, उसकी वजह से भी डॉलर जो है वो ऑफ कोर्स रिस्क फ्लो भी उसी की तरफ जाएंगे और लोग उस वहां पे दुबक के बैठना पसंद करेंगे। और तीसरी है ऑफ कोर्स जो आपने बोला कि जब रिस्क ऑफ होता है तो ऑफ कोर्स माहौल ये बनता है कि आप किसी हार्ड करेंसी में चले जाओ, तो वहां पे भी इनफ्लो डॉलर का और आउटफ्लो दूसरी इमर्जिंग मार्केट करेंसी जो दूसरी करेंसीज का हो रहा है। अभी तक ये जो आशीष गेम हुआ है उसमें नुकसान बड़ा डेवलप्ड कंट्रीज को हुआ है बनिस्बत यूएस डॉलर के। इमर्जिंग मार्केट्स खास करके इंडिया चाइना जो है ठीक ठाक ही किए हैं, हालांकि हमारा भी रुपया जो है वो करीबन 10% के आसपास में एक साल में गिरा है, लेकिन इसको आप कंपेयर करें कि जिस तरह से मतलब तहस-नहस सा हो चुका है जापानीज येन और यूरो, तो हम काफी बेहतर किए हैं। अब मेरा ये व्यू है कि कल जब जापान ने जो किया कि वो पहली बार वापस से करेंसी को डिफेंड करने के लिए उतरे हैं, तो अब जो सारी जो बाढ़ है वो अब इमर्जिंग मार्केट एशियंस की तरफ से आएगी मेरे ख्याल से, और उसकी वजह से आप देखें कल की करेंसी के मूव को इंडिया के अंदर भी और इंक्रीमेंटली भी इंडिया और CNY जो चाइनीज करेंसी वो अंडर परफॉर्म करेंगी। फाइनली एक छोटा सा पॉइंट आशीष, कि मेरे ख्याल से इन सारे इकोनॉमिक रीजंस के साथ साथ में एक बहुत बड़ा रीजन शायद करेंसी के अच्छे करने का, यूएस डॉलर के करने का ये भी है कि थोड़ा सा एक जियोपॉलिटिकल कैलकुलस है यूएस का, कि इस माहौल में जब चाइना ऑलरेडी काफी स्ट्रगल कर रहा है, तो इसमें अगर आप डॉलर को बहुत टाइट कर देंगे तो वहां की प्रॉपर्टी मार्केट रिवर्स कर लेंगे और उसकी वजह से वहां पे एक बहुत बड़ा डिस्ट्रेस डेवलप हो सकता है। तो एक थोड़ा सा एक जियोपॉलिटिकल कैलकुलस भी है इस चीज में, सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है। तो अच्छा, मोटा व्यू ये है, अगर आप करेंसी को वॉच कर रहे हैं तो शायद इस वक्त अब यूरो और जापानीज येन को शॉर्ट करने का समय चला गया है, वो काफी ऑलरेडी प्राइस्ड है। मेरे ख्याल से अब सारी जो ट्रेड है करेंसी वीकनेस की, वो CNY, INR और इस तरह की इमर्जिंग मार्केट करेंसीज को लेनी पड़ेगी। तो मेरा विचार पिछले 6-8 महीनों से यही आशीष, कि आप अगर आप चला सकते हैं तो आप लॉन्ग डॉलर चलाइए बनिस्बत लोकल करेंसी एक्सपोजर के। खास करके कॉर्पोरेट ट्रेजरीज को ये विचार है, जो HNIs भी अगर कर सकते हैं तो आप लॉन्ग INR फ्यूचर, लॉन्ग डॉलर फ्यूचर चलाइए बनिस्बत INR के। हमेशा सुनने में मनीष सर को मजा आता है, समय ऐसा लगता है कम पड़ रहा है, पर क्या करूं सर। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थोड़ा सा कॉशियस अंडरटोन और बहुत बढ़िया तरीके से वैलिड पॉइंट के साथ मनीष सर ने आपके सामने प्रेजेंट करा है। जरा सा ध्यान रखिएगा इक्विटीज में जब आप अप्रोच कर